सिचुएशन नाज़रीन इंडिया के लिए इस वक्त ये है कि नेपाल की सरहद पे फायरिंग हो रही है, वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पे फायरिंग हो रही है, वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में अपनी रिज़र्व फोर्स इंडिया ने भेज रखी है कि वहाँ के बॉर्डर सिक्योर करें, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे भी फ़ौज ज़्यादा बढ़ा दी हुई है अपनी, और लद्दाख में तो वैसे ही बैठे हुए हैं। यानी कोई एक फ्रंट नहीं खुला हुआ, मुख्तलिफ फ्रंट इंडिया के लिए इस वक्त खुले हुए हैं। नाज़रीन 8 जून को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 6 में हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंडिया को इस सारी सिचुएशन के हल के लिए चाइना ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि वो आर्टिकल 370 दोबारा लगा दे, तो उसके बाद ही चीज़ें कोई आगे बढ़ सकती हैं। आज इस एपिसोड के रिकॉर्ड होने के 4 दिन के बाद पहली बार इंडिया की मीडिया के एक बड़े ग्रुप ने, द हिंदू ने, इस खबर की तस्दीक करते हुए एक आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान है बीजिंग थिंक टैंक लिंक्स स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 टू LAC टेंशंस। यानी चाइना के सबसे बड़े थिंक टैंक्स में से एक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस का हवाला देते हुए द हिंदू लिख रहा है कि आर्टिकल 370 के दोबारा नफाज की शर्त में ही चाइना बातचीत आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि अगर चाइना सिर्फ लद्दाख के इलाके पे आर्टिकल 370 दोबारा नफाज करवा के वापस चला जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन इसके इम्कानात कम है, क्योंकि चाइना ने कभी भी पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं किया। इसी थिंक टैंक के इस आर्टिकल का हवाला देते हुए द हिंदू मजीद लिख रहा है कि 370 हटाने वाली मोदी साहब की जाहिलाना हरकत ने पाकिस्तान और चीन की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, अब चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ने अपनी इस रिपोर्ट में अमित शाह के बारे में भी एक बात कही है, जो कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में ऑलरेडी बताई हुई भी थी, और उसकी अभी इन्होंने कंफर्मेशन भी करी हुई है कि बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं जैसे कि हमने आपको बताए थे। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने अमित शाह के हवाले से उनकी जो लोकसभा में तकरीर थी वो हमने क्लिप भी लगाई थी, जहाँ पे वो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे कि अक्साई चीन और पाकिस्तानी कश्मीर भी हमारा इलाका है और उस पर कब्ज़ा करने के लिए मौसूफ अपनी जान भी दे देंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। तो इस थिंक टैंक ने उनकी इस तकरीर का हवाला दिया हुआ है और इस पे कंसर्न भी शो किए हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में 2/3 मेजॉरिटी से जीतने के बाद बीजेपी वाले ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और अमेरिका और वेस्ट के मंजूर नज़र बन गए, लिहाजा वो ये समझे कि उनकी जो मर्ज़ी करें, कश्मीर में जुल्म की नई दास्तानें करें, जो मर्ज़ी करें, उन्हें कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि इन सारी मिसकैलकुलेशंस और अहमकाना इक़दामात की वजह से इंडिया का नक्शा अब सुकड़ने का पूरा जवाब मोदी साहब ने पैदा कर दिया है। लद्दाख में चीन घुस गया है, LOC पे इंडिया और पाकिस्तान की झड़पें राजौरी, उड़ी और हाजीपुरा सेक्टर में स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि इस बात का साइन है कि पाकिस्तान भी इस गेम में इंटर होने को बिल्कुल तैयार है। ब्रॉडर व्यू के पहले और 7वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि नेपाल भी इस इंतज़ार में है कि मामला कब आगे बढ़े, ताकि वो भी अपने उन इलाकों में अपनी फ़ौजें डाल दे जिस पे इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है। अब आप मोदी जी की ज़िल्लत का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने जो रोड कैलाश मानसरोवर के हिंदू यात्रियों के बहाने से बनाया था, जो कि असल में फ़ौजी मकासद के लिए था, कल सुबह 8:40 पे वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है कि इंडिया के कुछ लोग वहाँ ज़बरदस्ती दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की है, जो कि बज़ाहिर यात्री लग रहे थे, लेकिन इंडिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो यात्री नहीं थे, बल्कि वो नेपाल में रहने वाले अपने रिलेटिव्स से मिलने जा रहे थे और बॉर्डर के इस पार रहते थे। तो नेपाल की फ़ौज ने पहले उनको रोका है कि ये हमारा इलाका है, आप यहाँ पे नहीं घुस सकते। अच्छा, ये रोड इंडिया ने बनाया हुआ है वैसे, लेकिन नेपाल चूँकि उसको अपना क्लेम करता है तो इसलिए नेपाल ने उनको जाने से मना कर दिया।
और उस पे वो लोग नहीं बाध आए, बल्कि उल्टा ये हुआ कि वो 80-90 लोगों का जत्था लेकर आ गए वहाँ पे, इंडिया के जो लोग थे। इस पे नेपाल की आर्मी ने स्ट्रेट फायर मारे, एक बंदा उनका मर गया है वहाँ पे और 4 बंदे ज़ख्मी हो गए हैं। यानी LOC पे भी इस वक्त फायरिंग चल रही है, वहाँ पे भी 4 सेक्टर जो हैं वो गर्म लगे पड़े हैं और नेपाल के बॉर्डर पे भी फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं। और अब लद्दाख में तो वैसे ही चाइना अंदर इंडिया के इलाके में घुस के आ गया हुआ है, जो कि चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा इलाका है। तो कई फ्रंट्स एक साथ मोदी की फ्लॉप पॉलिसियों ने इंडिया के लिए खोल दिए हैं। और इन सारे फ्रंट में जो फ्रंट्स जो इंडिया के लिए खुले हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल जो फ्रंट है इंडिया का, वो उनका चिकन नेक वाला है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इंडिया की सबसे ज़्यादा वनरेबल रियासतें हैं और यहाँ पे इनको इंडिया से अलग करने के लिए चाइना को ज़्यादा ज़ोर देना भी नहीं पड़ेगा। ये नेचुरली एक इंडिया के लिए एक वनरेबल एरिया है। यानी 3 लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, मोदी साहब, अजीत देवल और जनरल बिपिन रावत, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त इंडिया के लिए सर्वाइवल का मसला बना। यानी ये बिना परमिशन और बिना वीज़ा के नेपाल में घुसना भी इंडियंस के लिए मुमकिन नहीं है। जिन नेपालियों को इंडिया में चंकी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था, अब वो उन्हें सबक सिखा रहे हैं कि खुद मुख्तार मुल्कों में इस कदर इन्वॉल्वमेंट का नतीजा क्या होता है। अच्छा, इस सारे मामले में मोदी साहब को सांप सूख गया है और उनका कोई किसी किस्म का स्टेटमेंट पिछले 2 महीने में नहीं आया सामने। इस पे लेफ्टिनेंट जनरल पनक, जो कि उनके GOC रह चुके हैं और 40 साल तक इंडियन आर्मी में उन्होंने काम किया है, उनका कहना है कि इंडिया की जो आर्मी और इंडिया की हुकूमत है वो परसेप्शन की बैटल लॉस कर चुकी है चाइना के अगेंस्ट में। उन्होंने एक बड़ी सही बात कही है कि ये ऐसी हम दुनिया में रह रहे हैं कि कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। ओपन सोर्स की दुनिया है, आप नहीं बताएंगे, कोई थर्ड पार्टी बता देगी। सारी दुनिया की सैटेलाइट्स मॉनिटर करती हैं इन इलाकों में, वो बता देंगे। लेकिन आपकी जो खामोशी है वो मामले को मज़ीद उलझा रही है कि आप अपनी कौम को भी नहीं बता रहे कि हक़ाइक़ क्या है और कितना किलोमीटर एरिया चाइना ने अपने इलाके में ले लिया है, वो भी आप नहीं बता रहे। लेफ्टिनेंट जनरल पनक का ये भी कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स गड़बड़ हो चुके हैं मुल्क में, इनको अलग अलग रहना पड़ेगा। यानी नेशनल सिक्योरिटी की बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और BJP और RSS का यही नज़रिया रहा है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते रहते हैं। इतने अरसे के बाद पहली बार इंडिया के आर्मी चीफ ने अगर एक स्टेटमेंट दिया है इस चीज़ पे, तो सिर्फ ये उन्होंने कहा है कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। बहुत ही एक मुबहम किस्म का स्टेटमेंट है, ना कोई ये डिटेल दी है कि क्या इलाका उनके हाथ से गया हुआ है और क्या इलाका चाइना ने लिया हुआ है, कुछ भी उन्होंने नहीं डिटेल नहीं बताई। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हमने जो 3 इडियट्स वाली लेक आपको पिछले एपिसोड्स में दिखाई थी कि जहाँ पर आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स भरी गई थी, वो अभी चाइना के कंट्रोल में है और इस वक्त अगर आमिर खान 3 इडियट्स बनाना चाहें तो उनको चाइना की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। लिहाजा सूरत हाल इस वक्त ये है कि एनी हाउ मोदी साहब को आर्टिकल 370 दोबारा कश्मीर में लगाना पड़ेगा और नेपाल के साथ भी कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो इलाके जिन पे नेपाल अपना क्लेम कर रहा है, उनमें से कुछ इलाके नेपाल को देकर मामला ठंडे करने पड़ेंगे। वरना इंडिया के लिए इतने सारे फ्रंट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं और इतने सारे फ्रंट्स को दिन ब दिन इनमें इजाफा ही होता जाएगा, इनके अंदर जो तलखी है उसमें इजाफा ही होता जाएगा। मोदी साहब के लिए कोई रिलीफ की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जब तक कि वो ये इकदाम नहीं करते। इतने सारे फ्रंट्स पे बैक वक्त इंगेज होना इंडियन आर्मी के लिए नामुमकिन बात है। इंडियन आर्मी क्या, दुनिया की कोई भी पावरफुल आर्मी इतने सारे फ्रंट्स पे एक साथ नहीं लड़ सकती। लिहाजा सूरत हाल इस वक्त ये है कि एनी हाउ मोदी साहब को आर्टिकल 370 दोबारा कश्मीर में लगाना पड़ेगा और नेपाल के साथ भी कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो इलाके जिन पे नेपाल अपना क्लेम कर रहा है, उनमें से कुछ इलाके नेपाल को देकर मामला ठंडे करने पड़ेंगे। वरना इंडिया के लिए इतने सारे फ्रंट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं और इतने सारे फ्रंट्स को दिन ब दिन इनमें इजाफा ही होता जाएगा, इनके अंदर जो तलखी है उसमें इजाफा ही होता जाएगा। मोदी साहब के लिए कोई रिलीफ की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जब तक कि वो ये इकदाम नहीं करते। इतने सारे फ्रंट्स पे बैक वक्त इंगेज होना इंडियन आर्मी के लिए नामुमकिन बात है। इंडियन आर्मी क्या, दुनिया की कोई भी पावरफुल आर्मी इतने सारे फ्रंट्स पे एक साथ नहीं लड़ सकती। और जैसे कि वो बार बार चाइना को ऑफ़र दे रहे हैं कि लद्दाख पे 370 का नफाज दोबारा कर लेते हैं हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखें, चाइना
इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक गैम्बल नहीं ले सकता कि उनका सारा जो दारो मदार है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के कश्मीर में, और पाकिस्तान का कश्मीर वनरेबल है जब तक आर्टिकल 370 वहाँ पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि LOC का कोई वजूद नहीं है। अगर आप आर्टिकल 370 हटा देते हैं तो LOC ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि फिर पूरा का पूरा पाकिस्तानी कश्मीर जो है वो भी इंडिया अपनी मिल्कियत में उसको ज़ाहिर कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 370 दोबारा लगा हुआ होना चाहिए वहाँ पे। अगर ऐसा नहीं होता तो चाइना का वहाँ से लद्दाख पे उठने का और दूसरे फ्रंट्स पे इंडिया को एंगेज करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है अपीरेंटली। चाइना के पास इतनी सारी ज़मीनें, इन बेआबाद ज़मीनों को और इन पहाड़ों को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक स्ट्रेटजिक ऑप्शन है, एक स्ट्रेटजिक मूव है जो चाइना ने लिया हुआ है कराकरम और पाकिस्तान के कश्मीर को और सीपेक को प्रिजर्व करने के लिए। राहिल शरीफ इसीलिए कहते थे कि सीपेक इज़ अ गेम चेंजर। ये वाकई में चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस में गेम चेंजर की हैसियत उसकी रही है। लिहाजा इक्वेशन इस वक्त बिल्कुल सिंपल है। मोदी साहब के सामने दो रास्ते हैं, या तो बीजेपी की रेपुटेशन बचाएं और आर्टिकल 370 दोबारा लगा दें कश्मीर में, या फिर वो अपने मुल्क के इलाके बचाएं। और अगर वो नहीं लगाते दोबारा आर्टिकल 370 तो फिर ये बात तो तय है कि इंडिया अपने कई इलाकों से हाथ हमेशा के लिए धो सकता है, और कश्मीर इंडिया को, जैसे कहते हैं कि कश्मीर इंडिया को खा जाएगा, वो सिचुएशन अभी आ चुकी है ऑलरेडी।